दोस्तों इस वीडियो में अपन बात करेंगे MSD 12 के कुछ ऐसे क्वेश्चंस की जो कभी कभी ज़्यादा नंबर में अपेयर होते हैं, कभी कभी छोटे फॉर्मेट में भी अपेयर होते हैं। तो आपका 7 नंबर क्वेश्चन जो आता है वो 5/5 मल्टीप्लाई टू, मतलब आपको दो इसमें से कोई से भी करने हैं। इसमें से कोई से भी दो आपको सेलेक्ट करने हैं और उनमें से उनको लिखना है। अब ये क्वेश्चन क्यों करवा रहा हूँ, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि प्राणधारा कहानी एक बड़े क्वेश्चन के रूप में भी आती है ना। और ये जितने भी हैं, जैसे कि डी जयकांतन है या रघुवीर चौधरी है, ये बार बार रिपीट हुई थीम्स में जो है आती है, ताकि इन्हीं इस क्वेश्चन को तैयार करने से आपके 2 से 3 प्रश्न स्वतः ही तैयार हो जाते हैं। कारण क्या है, कभी कभी ये छोटे फॉर्मेट में आते हैं, कभी ये बड़े फॉर्मेट में आते हैं। तो आइए इनके आंसर देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन बात करें तो प्राणधारा कहानी की संवेदना पर अपने को आंसर लिखना है, राइट। तो देखो इस पेपर में सबसे एक कॉमन बात क्या है कि आपको इस पेपर में देखने को मिलेगा कि चाहे किसी भी क्षेत्रीय भाषा के कवि हुए हों, है ना, किसी भी क्षेत्रीय लैंग्वेज के कवि हुए हों, जैसे कि तेलुगु, कन्नड़ या फिर बांग्ला, गुजराती, सभी लेखकों का संकलन इस पेपर में आपको देखने को मिलता है। उस पर्टिकुलर फील्ड में उन लेखकों ने जो लिखा है उनका हिंदी साहित्य में थोड़ा सा जो है उनका योगदान देखा जाता है कि उन्होंने किस तरह लिखा है, राइट। तो प्राणधारा कहानी की संवेदना, बेसिकली प्राणधारा कहानी एक तेलुगु साहित्य की प्रगतिशील आंदोलन से जुड़ी हुई कहानी है, राइट। मतलब तेलुगु कहानी है दरअसल, वैसे तो ये ठीक है। जिसे किसने लिखा है? कालीपट्टनम रामाराव ने लिखा है, जो दलितों के उत्थान, सामाजिक यथार्थ और मानवीय संवेदनाओं, खास करके शोषितों की पीड़ा को केंद्र में रखती है। जिसमें वामपंथी विचारधारा, जो लेफ्टिस्ट होते हैं, उनकी विचारधारा का प्रभाव दिखता है और यह जीवन की वास्तविकताओं को उजागर करती है। तो ये आपको इस तरह का इंट्रोडक्शन इसमें लिखना है, राइट। अब अगर अपन इसकी संवेदना और विषय वस्तु पर बात करें तो देखो इस पर्टिकुलर कहानी में, जो प्राणधारा कहानी है, इसमें आपको क्या देखने को मिलता है कि दलितों का संघर्ष देखने को मिलता है आपको यहाँ पर, है ना। इसके बाद आपको यथार्थवाद देखने को मिलता है, इसके बाद प्रगतिशील दृष्टिकोण भी देखने को मिलता है, मानवीय पीड़ा देखने को मिलती है। तो देखो यह कहानी दलितों के जीवन, उनकी समस्याओं और सामाजिक भेदभाव की संवेदना को दर्शाती है, राइट। इसके बाद में यह कहानी मनोरंजन के बजाय जीवन की असलियतों यानी हकीकतों पर आधारित है, ठीक है, रियलिटीज़ पर आधारित है, जिसमें व्यक्ति और समाज की यथार्थ को चित्रित किया गया है। प्रगतिशील दृष्टिकोण किस प्रकार है इसमें? देखो प्रगतिशील दृष्टिकोण वैसे मार्क्सिज्म के नज़दीक पड़ता है ना, मार्क्सिज्म की विचारधारा इसमें आ जाती है। वैसे प्रगतिशील साहित्य की भावना है ना प्रगतिशील दृष्टिकोण, जो सामाजिक अन्याय और रूढ़ियों पर सवाल उठाती है, जो सोशल क्रुएलिटीज़ होती है ना, और जो प्रोडाइसेस होते हैं, रूढ़ियाँ होती हैं, उन पर सवाल उठाती है कि ऐसा क्यों है ना। दलितों के साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया जाना चाहिए, महिलाओं के साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया जाना चाहिए, श्रमिकों के साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया जाना चाहिए। बेसिकली श्रमिक, किसान, दलित, महिलाएं, ये जो संवेदनशील वर्ग होते हैं, वो प्रगतिशील आंदोलन में या प्रगतिशील दृष्टिकोण की केंद्रीय विचारधारा के बेसिकली केंद्र में रहते हैं, राइट। इसके बाद मानवीय पीड़ा यहाँ पे देखने को मिलती है कि यह शोषितों की बोझ, उनकी नीति को चित्रित कर मानवीय संवेदना को जगाती है, ठीक है। सो बेसिकली इस साहित्य, प्रगतिशील साहित्य का जो उद्देश्य होता है वो क्या होता है कि जीवन की हकीकतों से ही लोगों को परिचय करवाना होता है, ताकि जिन पीड़ित वर्ग के प्रति जो है संवेदना पैदा हो सके बाकी समाज में, और उनकी जो लाइफ है, उनका जो जीवन है, उसमें कुछ वैल्यू एड हो सके, उनकी लाइफ में कुछ सुधार हो सके, उनकी लाइफ कुछ अच्छी हो सके, राइट। इसके बाद में आप अगर रचनाकार की बात करेंगे तो रचनाकार यहाँ पे देखो, मैंने जैसे कि आपको शुरू में बताया कि प्राणधारा कहानी कालीपट्टनम रामाराव जो है, ये एक तेलुगु साहित्य के प्रमुख लेखक थे और प्रगतिशील आंदोलन से जुड़े हुए थे। उनकी कहानियाँ सामाजिक यथार्थ, मानवीय संवेदनाओं के लिए जानी जाती है। संक्षेप में क्या कह सकते हैं कि यह एक यथार्थवादी और प्रगतिशील कहानी है, जो सामाजिक विषमताओं, विशेषकर दलितों के जीवन की पीड़ा को कालीपट्टनम रामाराव की कलम से जीवंत करती है। तो इस प्रकार आपको इसका आंसर बना के लिखना है। अब मैंने जैसे कि आपको कहा है कि किसान, श्रमिक, दलित वगैरह 4 वर्ग है ना, किसान हो गया, श्रमिक हो गया, दलित और महिलाएं, इन चारों वर्गों पर आपको अपने दिमाग से सोच के और भी चीज़ें पॉइंट ऐड कर सकते हो आप इसमें, राइट। तो इस प्रकार इस आंसर को लंबा चौड़ा बना के आपको लिख देना है। बेसिक आपका ये रहेगा, राइट। इसके बाद में नेक्स्ट जो अपना क्वेश्चन है, डॉक्टर जयकांतन, पर्टिकुलर लेखक का नाम देंगे आपको और उसके बारे में पूछ लेंगे कि उनका व्यक्तित्व किस प्रकार का था या उनका साहित्यिक योगदान क्या रहा है, ठीक है। तो डॉक्टर जयकांतन को बार बार PYQs में पूछा गया है, तो इसको अपन यहाँ से कवर कर रहे हैं, राइट। नाउ इसमें आपको 2-3 टाइप के आंसर देखने को मिलेंगे, है ना। मैं आपको 2 आंसर दूंगा इसमें।
ताकि आपको कंटेंट वाइज आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, फिर आप अपने हिसाब से आप आंसर बना के लिख सकते हो। तो परिचय क्या किस प्रकार देंगे, तो डॉक्टर जयकांतन आपके तमिल साहित्य के प्रमुख कथाकार हैं। वे सामाजिक यथार्थ, वंचित वर्ग और मानवीय संवेदना के मानवीय स्वतंत्रता के लेखक हैं। तो ऑलमोस्ट वही वापस प्रगतिशील के आसपास में पहुंच रहे हैं अभी। ठीक है, सामाजिक प्रतिबद्धता क्या है, तो जयकांतन का जो साहित्य है वो दलितों, श्रमिक और स्त्री इनके आसपास में घूमता है। जैसे हाशिए के समाज को केंद्र में रखता है, उनकी कहानियाँ जैसे सत्ता और पाखंड का विरोध करती है। ठीक है ना, इनकी प्रमुख रचनाओं की बात करें तो इनकी रचनाओं का थोड़ा आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये चीज़ें याद करने लायक है, ये फैक्ट आपको नंबर दिलाते हैं। इनका आप लिखेंगे, है ना, मेरे साथ साथ बोलेंगे। पहला इनकी जो रचना है अग्नि प्रवेशम, दूसरा सिलुंगल, है ना, उन्ने पोल और वन। इनको आप अपने डायरी में, आप जहाँ पे बैठे हैं अभी वहीं पे साइड में इसको नोट कर लीजिए एक बार, ताकि आपको याद रहेगा लास्ट तक, राइट। इन रचनाओं में व्यक्ति की स्वतंत्र चेतना, नैतिक साहस उभर कर आता है। स्वतंत्र चेतना और नैतिक साहस उभर कर आता है। ऑब्वियस ही बात है, जब किसी कमज़ोर वर्ग का या संवेदनशील वर्ग के लिए लेखक लिखेगा और वो रचना जब समाज में पहुंचेगी, समाज में उतरेगी, तो ऑब्वियस ही बात है उस व्यक्ति के प्रति लोगों में संवेदना का भाव जगेगा और एक स्वतंत्रता की भावना जगेगी, एक नैतिक साहस जो है उस व्यक्ति को मिलेगा कि चलो हमारे लिए कुछ लोग जो है काम कर रहे हैं, राइट। तो इस प्रकार का आप इसको ध्यान रखना है। इसके बाद स्त्री दृष्टि से जयकांतन बेसिकली क्या करते हैं, जयकांतन की स्त्री कमज़ोर नहीं, आत्मनिर्णय लेने वाली है। तो स्त्री को हमेशा डिपेंडेंट बनाया गया, राइट, मतलब स्त्री को निर्भर बनाया गया पुरुष के ऊपर। ऐसे में क्या हुआ कि स्त्री की अपनी जो बेसिकली एक नेचर है वो कहीं ना कहीं लॉस्ट हो गई, राइट, या फिर वो एक तरह से बेसिकली कह सकते हैं कि अपना विकास ठीक ढंग से नहीं कर पाई। बट यहाँ पे जयकांतन के लेखन में जो इन्होंने अपने स्त्री पात्रों को लिया है वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, वो अपने निर्णय खुद लेती है, वो सेल्फ सफिशिएंट है ना, आत्मनिर्णय लेने वाली स्त्री है। वे स्त्री को सामाजिक नैतिकता का कैदी नहीं मानते, है ना, वो स्त्री को सामाजिक नैतिकता का कैदी नहीं मानते। अब जयकांतन की भाषा और शैली की बात करें तो देखो उनकी भाषा कैसी है। उनकी भाषा बेसिकली सीधी है, तीखी है और जनसामान्य की है, कोई कृत्रिम सौंदर्य वहाँ पे नहीं है। अब आप खुद सोचो कि प्रगतिशील लेखक जो अगर अपनी रचनाओं में संवेदनशील वर्ग के बारे में लिख रहा है, राइट, वो ऐसी अलंकारिक भाषा का इस्तेमाल क्यों करेगा। अगर अलंकारिक भाषा का इस्तेमाल करेगा तो जनसामान्य में उसकी बात पहुँच ही नहीं पाएगी, है ना। उसको जनसामान्य की भाषा में लिखना पड़ेगा, लौकिक भाषा में लिखना पड़ेगा, ताकि जिन लोगों तक उसे अपनी बात पहुंचानी वो उस बात को समझ सके। तो इनकी भाषा बेसिकली सीधी है, तीखी है, व्यंग्यपूर्ण है, जनसामान्य की है, इसमें कोई कृत्रिम सौंदर्य नहीं है। यहाँ लेखक अपनी कलम से जो लिख रहा है उसकी प्रशंसा पाने का शौक नहीं रखता है, वो केवल संवेदनशील वर्ग के प्रति एक अवेयरनेस क्रिएट करना चाहता है, वही उसका उद्देश्य मात्र है। ठीक है, तो ये आपके जयकांतन में इनका निष्कर्ष इस तरह लिख देना कि डॉक्टर जयकांतन मानवीय संवेदना, मानवीय स्वतंत्रता और सामाजिक न्याय के लेखक है। उनका योगदान भारतीय कथा साहित्य को वैचारिक गहराई देता है। ठीक है, कथा साहित्य को वैचारिक गहराई देता है। ये विचार पैदा करना इनका मुख्य काम है। जिस तरह भगत सिंह कहते हैं कि कलम से विचार पैदा किए जा सकते हैं, सो बेसिकली विचार पैदा करने वाले वैचारिक क्रांतिकारी लेखक हैं ये, इस प्रकार। बाकी दूसरा आंसर आप यहाँ से पढ़ सकते हो, ये आंसर आप यहाँ से रीड कर सकते हो इसको, अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, साहित्यिक योगदान में वापस वही रचनाएं आपको मैंने यहाँ पे मेंशन करी हुई है, कुछ थोड़ा सा डिटेल में है ये आंसर। तो बेसिकली प्रगतिशील लेखक को अगर साहस के रूप में अपनी बात, ऑब्वियस बात, कमज़ोर वर्गों के बारे में आपको उनको लिखना है तो उनको निर्भीक होना पड़ेगा, दूरदर्शी होना पड़ेगा, सामाजिक सरोकार से उनको संबंध रखना पड़ेगा, तब जाकर के वो इस प्रकार की रचनाएं लिख पाएंगे। तो उनके साहित्य ने जो है तमिल साहित्य और समाज पर जो है अमिट छाप छोड़ी थी, राइट। तो इस प्रकार आप इसको लिख सकते हो। नाउ रघुवीर चौधरी, इनका कथा दृष्टिकोण और साहित्यिक महत्व आपको बताना है, राइट। तो परिचय कैसा है, देखो रघुवीर चौधरी आपके गुजराती साहित्यकार हैं, मतलब गुजराती में अपनी रचनाएं लिखते थे, है ना, गुजराती में रचनाएं लिखते थे। कुछ ट्रांसलेट, देखो ये रचनाएं सब अपने अपने रीजनल लैंग्वेज में लिखी गई, इसके बाद इनको हिंदी में ट्रांसलेट कर करके हिंदी साहित्य के साथ इनको मैच करने का प्रयास किया गया। तो इस प्रकार यूँ समझना आपको, राइट। इनका एक उपन्यास है अमृता उपन्यास के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला। ये इफेक्ट आपको अपने इंट्रोडक्शन में लिखना है। इससे क्या होगा, आपका इंट्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा मजबूत बनेगा और टीचर को लगेगा, कॉपी चेकर को लगेगा कि बंदे को नॉलेज है, राइट। नाउ
कथा दृष्टि के हिसाब से रघुवीर चौधरी का दृष्टिकोण कैसा है? तो देखो, उनकी कथा दृष्टि जो है मनोवैज्ञानिक है, सामाजिक और दार्शनिक है। व्यक्ति और समाज के बीच के द्वंद्व को गहराई से वो देखते हैं। ठीक है। उनकी प्रमुख कृतियाँ कौन कौन सी? कृतियाँ आपको यहाँ पे भी अच्छे से याद रखनी है। ठीक है। अमृता, वर्तमान, समय और मनुष्य, ये इनकी 3 प्रमुख कृतियाँ हैं, है ना। अमृता, वर्तमान, समय और मनुष्य, ये इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं। इसमें व्यक्ति की आंतरिक पीड़ा, सामाजिक बंधन स्पष्ट होते हैं। ठीक है। नाम से पता लग रहा होगा, वर्तमान, समय और मनुष्य, अमृता। ये अमृता तो उनका उपन्यास है। बाकी ये जो वेडिंग्स आप देख पा रहे हो, अगर आपको थोड़ा सा भी लिखने का इंटरेस्ट है या फिर आप रचनाएं देखते हो, पढ़ते हो, समझते हो, तो आपको लगेगा कि इस तरह के अमूर्त बिंदुओं पर रचनाएं बनाने वाला लेखक किस प्रकार का होगा, राइट। क्योंकि वो समाज को गहराई से देखता है, गहराई से चिंतन करता है ना, सजगता से समाज को देखता है, राइट। स्त्री चित्रण की बात करें तो रघुवीर चौधरी की जो स्त्री है, बेसिकली उनके जो रचनाएं हैं उनमें उन्होंने जिन स्त्री पात्रों का जो जिक्र किया है वो संवेदनशील है, आत्मचेतस और निर्णय सक्षम है। ठीक है। अमृता की नायिका इसका सशक्त उदाहरण है। अमृता की जो नायिका है अमृता उपन्यास की, वो इसका सशक्त उदाहरण है। भाषा और शिल्प कैसा है? ऑब्वियसली बात, भाषा उनकी संयत है, गंभीर है और भावपूर्ण है। शिल्प में आधुनिकता भी है और परंपरा का उन्होंने संतुलन साधने का प्रयास किया है। निष्कर्ष से क्या कह सकते हैं कि रघुवीर चौधरी व्यक्ति की आंतरिक सच्चाई के कथाकार है। उनका साहित्य भारतीय कथा साहित्य को दार्शनिक ऊंचाई देता है। ठीक है। सो इस प्रकार आप इसका आंसर बना सकते हो। इसके बाद आपके और भी, जैसे कि ये भी बार बार पूछी गई है ना, जो सर्कल में है वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण बार बार पूछी गई, ये भी आपके काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण में इनमें आती है। देखो, ये जो क्वेश्चन है ये इस तरह की क्वेश्चन है कि यहाँ पे आपको 4 क्वेश्चन का क्लबिंग होके मिली हुई है आपको। इनमें से आपको कोई 2 करने हैं यहाँ पर तो, बट जब आपके 1 से 6 तक के क्वेश्चन होंगे उनके अंदर इनमें से कोई नहीं कोई 1-2 हेडिंग वहाँ पे एक्स्ट्रा आपको मिल जाएगी। तो रिपीटिशन इसी तरह होते हैं, है ना। 1 से 6 तक कोई एक क्वेश्चन है तो उसको आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो बहुत बार कॉमन क्वेश्चन बन जाता है और कॉमन क्वेश्चन जो आपको काफ़ी ज़्यादा कहीं ना कहीं हेल्प करता है। तो इस वाले चंक को तैयार करना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन छूटे नहीं, राइट। ये क्वेश्चन मैंने ऊपर भी आपको कवर कराए हैं। बाकी आप ये इसकी PDF चाहिए आपको तो आप टेलीग्राम से इसको ले एक्सेस कर सकते हैं। और आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी किस तरह ये चीज़ें काम करती हैं। बाकी कुछ आंसर आप इस प्रकार यहाँ से देख सकते हैं, राइट। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपकी कोई डिमांड आएगी तो मैं डेफिनेटली और वीडियो इस पर रिकॉर्ड कर दूँगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल देन। इसके साथ ही अगर आप चैनल पे नए हैं तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक शेयर कमेंट जो करना करिए। और @स्टैटिक मित्रा सर्च करके आप टेलीग्राम पर ज्वाइन भी हो सकते हैं ताकि आपको कोई भी आपकी क्वेरीज होगी तो वहाँ पे आपको इसका सोल्यूशन मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।